कर सकते। और फिर आपने एक उर्दू डिफेंस एसोसिएशन कायम कर रखी है जिसके आप प्रेसिडेंट भी हैं। ये दोनों काम आप बिल्कुल साथ साथ नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि कॉलेज की यह इमदाद बंद कर दी जाए। मैकडोनल्ड साहब, मुझे अगर अपने मकसद के लिए किसी एक ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा तो मैं उर्दू डिफेंस एसोसिएशन छोड़ने के बजाय कॉलेज की मुलाजमत से इस्तीफा दे दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह मुखालिफत तर्क नहीं की जाएगी। सवाल आपकी मुखालिफत का नहीं, सवाल मुसलमानों की हिमायत का है। और ये जो आपने हुकूमत की इमदाद बंद करने की बात की है, तो मैं आपसे अर्ज करूं कि हुकूमत की इमदाद हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हम किसी कीमत पर यह नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर सवाल उर्दू और सरकारी इमदाद का होगा तो हम उर्दू जबान के लिए नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। मुसलमानों में इतना दम है कि वो अपने कॉलेज को अपने पैसे से चला सके। पैसा, पैसा, व्हाट पैसा? हम देखेंगे कि हमारी मर्जी के खिलाफ कौन किसको पैसा देता है। बहरहाल हम आप लोगों के ख्यालात जान गए हैं। दैट्स ऑल। आप जा सकते हैं। तशरीफ लाए नवाज साहब, आइए। नवाब साहब, ये आपने क्या किया नवाब साहब? आपने कॉलेज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया? हाँ बेटे, गवर्नर से इतनी मुखालफत के बाद और कोई चारा नहीं था। मैं अगर इस्तीफा न देता तो इससे कॉलेज को नुकसान पहुंच सकता। गवर्नर, वो जो कुछ कर रहा है उसका अंजाम उसे देखना पड़ेगा। नवाब साहब, आपके इस्तीफे से सारे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। मुसलमान इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ निगत, नवाब साहब ने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आप अलग परेशान हैं। तुम सिर्फ मेरी बात करती हो। अरे देखो, कौन परेशान नहीं है। मैं आपकी बात ना करूं तो और किसकी बात करूं? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। निगत, निगत, बास बातें ऐसी होती हैं जब इंसानों को अपने अलावा कुछ सोचना पड़ता है। मैं ये बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल नहीं जानती। मुझे तो सिर्फ एक बात नजर आ रही है, और वो ये कि इन बातों में आप मुझे भूल गए। निगत, ये तुम क्या कह रही हो निगत? तो फिर और क्या है? इसीलिए तो मैं आपके अलीगढ़ जाने की मुखालिफ थी। अलीगढ़ किसी शहर का नाम नहीं है निगत। अलीगढ़ तो मुसलमानों के मफाद का नाम। क्या तुम चाहती हो कि हम लोग अपनी जाती खुशी की खातिर और सब कुछ भूल जाए? देखिए, उन बातों को याद करने से क्या फायदा जिनसे दुख के सिवा और कुछ न मिले। मैं जानता हूँ निगत, तुम हमेशा अब्बा जान की बात करती हो, वकार चचा की बात करती हो। तुम कहती हो उन्हें ऐसी बातों से क्या मिला। सच कहती हो तुम, मगर मैं कहता हूँ उन्हें क्या नहीं मिला। कुछ भी सही। बहरहाल आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसका असर मेरी जिंदगी पर पड़े और जिसे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तुम्हारा क्या ख्याल है निगत, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ बातें करता हूँ। काश मेरे पास करने के लिए कुछ होता। काश मुसलमानों के पास कोई ऐसी तंजीम होती जो मेरे दिल की आग का साथ दे सकती। इकबाल चचा भी यही कहा करते थे और आप भी यही कहते हैं। हाँ निगत, ये एक ऐसा ख्याल है जो हर सोचने और समझने वाले के दिल में मौजूद है, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल मैं तो ना हालात को समझती हूँ ना सियासत को, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसी बातों से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे आप इन बातों में पढ़कर मुझसे दूर होते जा रहे हैं। निगत, नहीं निगत, ऐसी बात नहीं है। खैर छोड़ें, ये खत आया है रहमान भाई का ढाके से। रहमान का खत है? जी हाँ, वो बेचारे तो आपको खत लिखते रहते हैं और आप हैं कि उन्हें जवाब ही नहीं देते। अरे भाई, हमें वक्त ही कहाँ मिलता है। सज्जनों, आज हम भारत के कोने कोने से बंगाल में इकट्ठा हुए। यहां ढाके में, कलकत्ते में, नवाखाली में, चाटगाम में क्या हो रहा है? नगर नगर में, गांव गांव में भारत माता के सपूत जान हथेली पर रखकर खड़े हो गए। जानते हो किस कारण? इस कारण कि बाहरी हुकूमत के एक जालिम वासराय ने, जिसका नाम कर्जन है, हिंदुओं की इजाजत के बगैर बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए। वो कहता है कि सरकार के इंतजाम के लिए जरूरी है, परंतु मैं कहता हूं कि सरकार के इंतजाम के नाम पर यह हिंदुओं से बदला लिया गया है।
कर्जन ने बंगाल के टुकड़े नहीं किए, धरती माता के टुकड़े किए। उससे बंगाल को बांटकर हमारा, हिंदू जाति का, और मैं कहता हूं केवल हमारा और हिंदू जाति का नहीं, काली माता का अपमान किया। हम उसे कभी सहन नहीं कर सकते। काली माता की जय! काली माता की जय! काली माता की जय! सज्जनों, कल तक कांग्रेस, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक दूसरे से अलग अलग थी। उनके मन में दूसरी दशाएं थी, मगर आज भगवान की कृपा से काली माता के नाम पर ये सब एक है। आज हम यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वायसराय कर्जन और उसकी सरकार को बता दें कि भारत माता के सपूत मर जाएंगे, मगर बंगाल का टुकड़े टुकड़े होना सहन नहीं करेंगे। यकीन जानो मुराद बाबू, आज तो तुमसे मिलकर अलीगढ़ की याद ताजा हो गई है। क्या बात थी अलीगढ़ की भी, और क्या जमाना था तालिब इल्मी का। हाँ। यार बाबू, वो वक्त मुझे रह रह कर याद आता है। हाँ यार, वाकई क्या खूब जमाना था। मुराद बाबू, ये बताओ तुम्हारे बेटे के क्या हाल है? अब तो माशाल्लाह खूब बड़ा हो गया होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं। मेरी शादी को भी लगभग 10 साल हो गए। तो माशाल्लाह कामरान काफी कद निकाल रहा है। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊं उसकी। अच्छा, लाए हो? हाँ, रहती है मेरी जेब में। खूब, बहुत खूब, बड़ा प्यार है बेटे से। हाँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई, बहुत जी चाहता प्यार कर लूं। हाँ, कर ले यार। आहा, भाई मुराद बाबू बिल्कुल हूबहू तुम जैसा है ना। अल्लाह इसे जिंदगी दे बाबू। आमीन। माशाल्लाह, खूब, बहुत खूब। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, ऐसे लगता है जैसे कल की सी बात है। भाई, तुम्हारी शादी सैयद साहब के इंतकाल के फौरन बाद ही तो हुई थी। हाँ रहमान, सैयद साहब का इंतकाल 1897 में हुआ था और उससे फौरन बाद मेरी शादी हो गई थी। रहमान, यहाँ कुछ सर्दी नहीं हो रही? अरे भाई, ठाके की सर्दी है। तुम्हें कुछ ज्यादा महसूस हो रही है? ठंड लग रही है। अच्छा, तो फिर आओ अंदर चलकर बैठते हैं। आओ। हाँ मेरे रहमान। मगर यार मुराद बाबू, ये तो बताओ कि ये तुमने अचानक ढाके आने का फैसला कैसे कर लिया? अरे इरादा तो बहुत दिन से था, हालात कुछ ऐसे पेश आते रहे जिसकी वजह से किसी भी प्रोग्राम पर अमल नहीं हो सका। वरना यकीन करो, तुम्हारे पास बहुत पहले पहुंच जाता। अरे छोड़ो मुराद बाबू, छोड़ो, क्यों बेवकूफ बनाते हो यार। अमा आना तो बड़ी चीज है, तुम तो ख्वाब में भी नहीं आए। यार, ये शिकायतें तू अपनी भाभी के सामने करना, और तेरा साथ देगी तो और मजा आएगा। वैसे रहमान, तेरी शिकायत भी ठीक ही है यार, खत लिखने में कुछ कच्चा पड़ जाता हूँ। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि तुम भाभी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? भाई, उनकी भी कुछ तफरीह हो जाती। भाई, अच्छा ही हुआ इन हालात में उन्हें साथ लेकर नहीं आए। और वैसे भी ये सफर एक खास सियासी नौयत का है, अच्छा है जो वो साथ नहीं है। अरे हाँ भाई, ये तो सुनाओ कि तुम्हारी सियासी दिलचस्पियों का क्या हाल है? भाई मुराद बाबू, हम तो लिखाई पढ़ाई के चक्कर में ऐसे पड़े हैं कि किसी बात का होश नहीं। मगर यार, तुम तो बहुत कुछ करते रहे हो। ये बताओ कि लखनऊ के इजलास में क्या हुआ? भाई, तुमने अखबारों में पढ़ा होगा, वहाँ वायसराय को पेश की जाने वाली याददाश्त तैयार की गई थी, जिसमें बहस के बाद मुसलमानों का एक वफ्द आगा खान की रहनुमाई में वायसराय से मिलने शिमला गया था। हाँ। जिसमें पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों के बहुत से नुमाइंदों ने शिरकत की थी। हाँ, उसका तो तमाम हाल मुझे मालूम है। मगर मुराद बाबू, ये बताओ कि मुसलमानों की अलहदा सियासी तंजीम का जो मंसूबा था, वो किस मरहले में? रहमान, खुदा का लाख लाख शुक्र है, अब हालात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है और पूरी मुस्लिम क़यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि जब तक मुसलमानों की अलहदा सियासी तंजीम कायम ना हो जाए, उनके मसाइल हल नहीं होंगे। तो क्या इस सिलसिले में कोई फैसला हुआ है? हाँ, नवाब सलीमुल्लाह ने कुल हिंद मुस्लिम कॉन्फेडरेशन का लाए अमल पेश कर दिया है, जिसमें यह बात इत्तेफाक राय से मंजूर हो गई है कि मुसलमानों का एक नुमाइंदा इजलास ढाका में मुनक्किद हो, जिसमें हालात और तारीख के तकाजे के मुताबिक मुसलमानों की अलहदा सियासी तंजीम का ऐलान कर दिया। अरे यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपनी मंजिल मकसूद की जानिब पहला कदम उठा रहे हैं। हाँ रहमान, वाह। और मेरी आंखें देख रही हैं कि मुसलमानों का ये पहला कदम उन्हें किस मंजिल की तरफ ले जा रहा है। रहमान, खुदा का लाख लाख शुक्र है, अब वो वक्त बहुत करीब है जब मुसलमान एक अल्लाह के नाम पर एक परचम तले एक मकसद के उसूल के लिए एक दिल और एक कौम होकर कूच करेंगे इंशाअल्लाह। और तारीख देखेगी कि ये वो एक कौम है कि जो गुलामी में मुब्तला होने के बावजूद एक मुस्तकबिल की तामीर कर सकती है। तो ये इजलास किस तारीख को मुनक़िद हो रहा है मुराद बाबू? अगले हफ्ते 30 दिसंबर को, आज से 6 रोज बाद। ठीक। नवाब सलीमुल्लाह खान साहब के बाद अब मैं नवाब वकार मुल्क साहब से दरखास्त करता हूं कि वो खुतबा सदारत इरशाद फरमाएं। नवाब वकार मुल्क साहब। आज
हमारा इजलास जिस मकसद के लिए हुआ है वो अजनबी नहीं है। इसकी जरूरत तो उसी दिन पैदा हो गई थी जिस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद पड़ी थी। हम सर सैयद अहमद खान मरहूम की पॉलिसी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कांग्रेस की रोज अफजू कुव्वत को महसूस करते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि अगर उन्हें अपनी सलामती दरकार है तो वो कांग्रेस में शरीक न हो। नारे तकबीर! नारे तकबीर! आज मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! आज सर सैयद हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ हम महसूस कर रहे हैं कि मरहूम की राय कितनी साहिब थी। कांग्रेस के रवैये के पेश नजर सर सैयद अहमद खान मरहूम ने मुसलमानों को अपने सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद का सबक दिया था। नारे तकबीर! नारे तकबीर! मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! मुसलमानों पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर फौरी तदाबीर इख्तियार न की गई और अगर किसी वक्त हिंदुस्तान से बरतानवी इख्तिदार उठ जाए तो हिंदू बड़ी आसानी से हम पर गलबा पाकर हमें गुलाम बना लेगा। ये बात हम अपने दिली से पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा मजहब, सखाफत, मईशत, जान और माल और आबरू किसके रहम पर होंगे। आज बरतानवी हुकूमत की हिंदुस्तान पर मजबूत गिरफ्त के बावजूद हमें कदम कदम पर मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ रहा है। तो कल जब तंग नजर हिंदू हमें अपनी गुलामी में ले लेगा तो हमारा क्या अंजाम होगा। लिहाजा हमारा ये फर्ज अव्वलीन है कि हम एक ऐसी सयाल तंजीम कायम करें और हत्तल वज़ा कोशिश करें कि अपने दोस्तों को गलत रास्तों पर चलने से रोक दें। हम एक दूसरे के साथ इखलाक और हुस्न सुलूक का मुजाहिरा करना चाहते हैं। आज से इस तंजीम का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगा। मुस्लिम लीग जिंदाबाद! मुस्लिम लीग जिंदाबाद! मुस्लिम लीग जिंदाबाद! मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद! बस मुझे आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना था। अब हकीम अजमल खान साहब इस करारदाद की तायद फरमाएंगे। हकीम अजमल खान साहब। आज का दिन हमारी तारीख का एक बहुत मुबारक दिन है। आज हम एक तारीख साज लम्हे के साए में खड़े हैं और अपने ईमान की कुव्वत के साथ एक ऐसे फैसले पर मुत्तफिक हुए हैं जो सदियों के बहाव का रुख बदल देगा। मैं इस करारदाद की तायीद करता हूं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! और अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब इस करारदाद की तायीद मजीद फरमाएंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। हर कौम की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसका इज्तिमाई अमल तारीख के तकाजों से हम आहंग होकर एक ऐसे फैसले में ढल जाता है जिसे तकदीर इलाही का फैसला कहते हैं। आज हमारा फैसला तकदीर इलाही का फैसला है। मैं इस करारदाद की तायीद मजीद करता हूं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! मुस्लिम लीग जिंदाबाद! मुस्लिम लीग जिंदाबाद! मुस्लिम इत्तेहाद
मुस्लिम इत्तेहाद। अब मौलाना जफर अली खान साहब इस करारदाद की तायीद फरमाएंगे। मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मानी है मुसलमानों की फतह, और मैं इसकी तायीद करता हूं। नारे तकबीर। आज की रिपोर्ट। सर, शहर की हालत बहुत खराब है। सुबह से कई जुलूस निकल चुके हैं और आज एक कॉलेज में हवाई फायरिंग भी हुई। हवाई फायरिंग? अच्छा, ये किन लोगों की हरकत है? सर, अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अगर मेरा ख्याल दुरुस्त है तो ये सिर्फ लाहौर के लोगों का काम नहीं, इसमें कुछ बाहर के लोग भी शामिल हैं। तुम्हारा इशारा उबैदुल्ला सिंधी के लोगों की तरफ है? यस सर। हो सकता है, लेकिन इसका कोई सबूत? सर, अभी मुकम्मल सबूत तो किसी बात का नहीं, लेकिन कल शाम मैंने शाही मस्जिद के पास एक मुश्तबा आदमी को घूमते फिरते देखा। मैंने तलाशी ली तो उसके पास एक छुरा और एक देसी पिस्तौल बरामद हुआ। मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो एक सिंधी है, मुझे पूरा यकीन है कि वो उबैदुल्ला सिंधी का आदमी। ओह, इसका मतलब है कि इन लोगों का जाल लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता काफी फैल चुका है। तुमने उस हवालात वाले आदमी से कुछ दरियाफ्त करने की कोशिश की? सर, वो तो बिल्कुल गूंगा बन गया, मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अगर किसी तरह मुझसे बोलने पर तैयार कर सकें तो मुझे यकीन है कि उससे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। अगर पत्थर भी है तो उसे बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। चलो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये सो रहा है, उठाओ इसे। उठो, उठो, उठो। अरे, इसने तो कुछ खाकर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी कर ली? सर, इस गिरोह का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं होता, और अगर हो जाता है तो उसके साथ ऐसी ही कोई ना कोई बात हो जाती। और ये कामरान कहाँ है? तो वो आपसे कॉलेज में नहीं मिला? न जाने ये लड़का कहाँ रहता है, मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। लेकिन तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। आता होगा। परेशान क्यों ना हूँ, शहर की फजा कितनी खराब है, हर रोज तो जुलूस निकलते रहते हैं। लेकिन तुम तो खामखा घबरा रही हो। अपने किसी दोस्त के साथ होगा, आ जाएगा। अच्छा भाई, मुझे भूख लग रही है कुछ खाने के लिए, तो फिर मुझे कुछ काम भी करना है। काम? अभी तो आप कॉलेज से आए हैं। काम तो करना ही पड़ता है। तो तंग आ गई हूँ आपके काम से, हर रोज कोई ना कोई चक्कर रहता है। किसी रोज जलसे में जाना है, किसी रोज जुलूस में जाना है, किसी रोज मजमून लिखना है, और मेरे लिए तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है। अरे बेगम सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?
तो आप तशरीफ ले आए। अभी भी आपको आने की क्या जरूरत थी? क्या बात है, आज आप इतनी नाराज क्यों हैं? इसलिए कि मेरा दिमाग खराब हो गया। कामरान, कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम्हारा इतना दिन दिन भर बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यार आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, इसलिए कि तुम एक मर्द हो। तुम एक माँ, एक बीवी के जज्बात को नहीं समझ सकते। मगर मैं तो कुछ भी नहीं कहा। हम लोग कर भी कह सकते हैं, बातें, सिर्फ बातें। हमें क्या आप चाहते हैं कि हम गूंगे और बैरों की तरह, पत्थरों की तरह जिंदगी गुजार दें? औरत है क्या? हजरत ज़ैनब औरत नहीं थी जिन्होंने करबला में अपने बच्चों को खुद शहादत के लिए तैयार किया था? क्या हजरत शहर बानो औरत नहीं थी? नहीं बेटा, मैं बहुत गुनाहगार औरत हूँ। हम सिर्फ बातें ही बातें कर सकते, नदामत और कुछ न कर सकते। का कल छोड़ें, ये बता मुझे कोई पूछने तो नहीं आया? हाँ, अब्दुल्ला काया था, तुम्हें खान बहादुर साहब के यहाँ बुला गया। बरतानिया की पॉलिसी पर आपके पिछले मजमून को बहुत पसंद किया गया। जी हाँ, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तुर्की के खिलाफ अंग्रेजी अखबारों में जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। मैंने इसमें लिखा, अगर इस सिलसिले में एहतियात ना की गई तो मुसलमानों में इश्तियाल बढ़ सकता है। ये बहुत अच्छा हुआ, मैं तो खुद इस मौजू पे कुछ लिखवाना चाहता था। आप देखिए, ग्राफिक में शेखुल इस्लाम का कार्टून छपा है और उसमें जिस किस्म की बातें लिखी गई हैं, क्या कोई मुसलमान उसे बर्दाश्त कर सकता? अरे साहब, मुसलमान तो मारने और मरने पर तुल जाएंगे। देखिए ना, तलबा में एक हिजान है। इसे हमें इत्ला मिली है कि किसी कॉलेज में हवाई फायरिंग भी हुई है। आपको तो इसकी इत्ला होगी। अरे साहब, रोज इसी किस्म के वाकयात होते रहते हैं। तुर्की के खिलाफ कोई मुसलमान कोई बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, खासतौर पर ऐसी हालत में जबकि मुसलमानों को और तुर्की को जबरदस्ती में जंग में घसीटा गया है। हुकूमत को मालूम है कि तुर्की और जर्मनी के इत्तेहाद की वजह से मुसलमानों के जज्बात जर्मनी के साथ हैं। हुकूमत इसे पसंद नहीं कर सकती। हुकूमत और मुसलमानों का इख्तिलाफ नया नहीं है साहब, लेकिन इस तरह गलत प्रोपेगेंडे से इख्तिलाफात को हवा देना हुकूमत के मकासद को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैंने इस मजमून में यही लिखा है। मैं आज ही इसे भिजवा देता हूँ, ये कल की इशाअत में आ जाएगा। अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा। पुलिस ने तुमसे कुछ पूछगछ तो नहीं की थी? जी, एक सिपाही ने मुझे रोका था, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरा ताल्लुक आपसे है तो उसने मुझे छोड़ दिया। तुमने मेरा नाम लिया था? जी हाँ। इसीलिए इंस्पेक्टर दिलीप मेरे पास आए थे। फिर आपने क्या जवाब दिया? देखो अब्दुल्ला, तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं हर वो बात तुमसे कह सकता हूँ जो एक बाप अपनी औलाद से कह सकता है। 3-4 दिन पहले मुझे कमिश्नर साहब ने बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि शहर के बारे में जो कुछ मालूम हो सके वो मैं उन्हें वक्तन फवक्तन पहुंचाता रहूं। आजकल तलबा में बहुत ज्यादा हिजान है। मेरा ख्याल है कि तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो। मैं समझा नहीं। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से तुम तलबा के हालात से ज्यादा वाकिफ हो सकते हो। मैंने सुना है कि उबैदुल्लाह सिंधी का असर आजकल तलबा में बहुत ज्यादा फैल रहा है। कौन लोग क्या कर रहे हैं और किस गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, उसके बारे में तुम मुझे बताते रहो। मैं एक बात सोच रहा हूँ, मुझे शायद अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? आप ये क्यों सोचने लगे? आज खान बहादुर साहब से पूछगछ हुई है, कल कुछ और हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से खान बहादुर साहब को मजीद कोई तकलीफ उठानी पड़े। आपको मालूम है वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? इसलिए तो मुझे अपनी जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होती है। मुनव्वर, मैं बच्चा था जब से खान बहादुर साहब मेरी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैं उनके एक वफादार मुलाजिम का बेटा हूँ। मैं उनका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं उन्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। आपको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, वो सुनेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। मुनव्वर, अगर मैं यहाँ नहीं रहा या लाहौर से कहीं और चला गया तो क्या तुम... आप क्या कहना चाहते हैं? मालूम नहीं, छोड़ो, बेकार की बात है। बेकार की बातें तो आप कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुनव्वर, अगर कभी ऐसा हुआ तो एक बात का यकीन रखना, मैंने जिंदगी का जो हिस्सा इस घर में बसर किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। आप ये बातें बंद नहीं करेंगे तो मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो मुनव्वर।
आओ आओ कामरान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कोई और बात मालूम हुई? हाँ, फजल साहब से मुलाकात हुई थी, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो फिर कब? आज से तीसरे दिन रात को। मेरी तुमसे मुलाकात कहाँ होगी? तुम रात को घर के बाहर मेरा इंतजार करना। ठीक है। उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए ना। क्या बात है? वो कामरान। क्या हुआ कामरान को? वो बिस्तर पर नहीं है। बिस्तर पर नहीं? बेगम, उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं तो। वो वापस कितने बजे आया था? शाम को तो जल्दी आ गया था, मगर कुछ चुप चुप था, जैसे किसी सोच में हो। चुप चुप था? हाँ। अच्छा बेगम, तुम ऐसा करो, मेरी शेरवानी निकालो, मैं खान बहादुर साहब के यहाँ देख कर आता हूँ, शायद अब्दुल हक को कुछ पता हो। अजीब बात है, अब्दुल हक भी रात से गायब है। लेकिन ये लोग कहाँ जा सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब्दुल हक मेरे बच्चों को पढ़ाता है और कई बरस से मेरे साथ रहता है। इधर कुछ दिनों से उसके मामूलात में फर्क आ गया था, लेकिन 3-4 दिन से तो वो बिल्कुल ठीक वक्त पर आ रहा था। फिर आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? मैंने तो अब्दुल हक की रिपोर्ट लिखवा दी है, इंस्पेक्टर दिलीप आते ही होंगे। शहर की फजा इतनी खराब है कि जरा सी बात पर तरह तरह के अंदेशे होने लगते हैं। खान बहादुर साहब, आपके तो बेटे का मामला है, आप जितने भी परेशान हो कम है, लेकिन आखिर ये लोग जा कहां सकते हैं? अल्लाह अल्लाह। खान बहादुर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब, तशरीफ लाइए। आपसे मिलिए, आप हैं प्रोफेसर मुराद। मैं इनसे गायबाना वाकिफ हूँ। प्रोफेसर साहब तो बड़ी मशहूर हस्ती हैं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए, अब्दुल हक का कुछ पता चला? जी नहीं, अब्दुल हक का तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये मामला अब कुछ पेचीदा हो गया है खान बहादुर साहब। हमारे इत्तिलात के मुताबिक तकरीबन 15 तालिब इल्म अपने अपने घरों से गायब हैं। अजीब बात है, क्या वाकई? जी हाँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उनके गायब होने की कोई वजह? इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक हालात से अंदाजा होता है उसके तहत तो यही पता चलता है कि सब कुछ एक मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबा? कैसा मंसूबा? इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हमारी इत्तलात दुरुस्त हैं तो ये सब लोग मुल्क छोड़ देने के इरादे से गायब हुए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। मेरी बातें हैरत अंगेज जरूर हैं, मगर बेबुनियाद नहीं। इन लोगों का यही मंसूबा है। ये सब लोग मुल्क छोड़ देने के इरादे से एक साथ रवाना हुए हैं और इसके पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी साजिश है। साजिश? देखो नौजवान साहब, सच बताओ, तुम लोग यहाँ किस इरादे से आए? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो, क्या पूछना है? क्या मौलाना उबैदुल्ला सिंधी काबुल पहुंच चुके हैं? तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक? बराए मेहरबानी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, वो काबुल पहुंच चुके हैं। खुदा का शुक्र है। तुमने बताया नहीं तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? अगर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी काबुल पहुंच चुके हैं तो आपको बहुत जल्द आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखो नौजवान, एक पुलिस अफसर की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं हर बात की मुकम्मल इंक्वायरी रखूं। मेरा तुमसे सवाल करने का मकसद अपना फर्ज पूरा करना था, समझे? वैसे मैं तुम्हें खुशी से मुत्तला करता हूं कि मुझे तुम्हारी रिहाई का हुक्म मिल गया है। आपने लाहौर से आने वाले कुछ तालिब इल्मों का जिक्र किया था, क्या उनकी रिहाई का भी हुक्म दिया गया है? हाँ, सबके बारे में एक ही हुक्म है। बहरहाल आज शाम तुम्हें मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के पास पहुंचा दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
बैठो बैठो। शुक्रिया। मुझे अफसोस है तुम्हें यहाँ पहुँचने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम दिल बर्दाश्ता नहीं होगे। तुम जिस मकसद के लिए अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आए हो और इस सिलसिले में तुम्हें जो तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, उसका अजर खुदा तुम्हें देगा। अब्दुल कादिर जी, तुम अपने साथियों को हमारे मंसूबे के बारे में क्या कुछ बता चुके हो? मेरे ख्याल से मौलाना ये लोग आपकी जबान से कुछ सुनना पसंद करेंगे। ठीक है। इब्तदाई बातें तो तुम्हें मालूम हो चुकी हैं और तुम ये भी जानते हो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अंग्रेज मुसलमानों की तरक्की और बेदारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि मुसलमान की बेदारी की एक ही माना है, जहाद आज़ादी। और वो ये भी जानता है कि मुसलमान सवाए खुदा के किसी की गुलामी इख्तियार नहीं कर सकता, और हिंदुस्तान में मुसलमान गुलाम हैं। इनकी आज़ादी के लिए मेरे पीर मुर्शिद हजरत शेख अल हिंद ने एक जामिया मंसूबा बनाया है और वो इस सिलसिले में बहुत जल्द हिजाज रवाना हो रहे हैं। उनके वहाँ पहुँचने के बाद ऐसी बातें रोनुमा होंगी जिसके नतीजे के तौर पे सारी दुनिया इस्लाम में अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद के लिए उठ खड़ी होंगी। और जब बाहर ये इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे तो इस्लामी इत्तेहाद की बदौलत हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कुव्वत को वो सहारा मिल जाएगा, जिसके बाद वो अंग्रेज़ों की गुलामी का जुआ अपने कांधों से उतार फेंकेंगे। लेकिन इस मंसूबे के लिए हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो अपनी कौम के और मजहब के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर सच्चे दिल से तुम काम करोगे तो इस मुकद्दस मकसद हुसूल के लिए खुदा तुम्हारी मदद करेगा। खुदा का शुक्र है वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। तुम लोगों ने सुना, अमीर नसरुल्लाह खान नाइब सल्तनत अफगानिस्तान ऐलान जिहाद के लिए तैयार हो गए। खुदा अमीर नसरुल्लाह खान के इरादों में बरकत दे। लेकिन क्या वो अमीर हबीबुल्लाह की मर्जी के बगैर जिहाद का ऐलान कर सकेंगे? अमीर नसरुल्लाह खान की मर्जी अमीर हबीबुल्लाह खान की मर्जी से मुख्तलिफ नहीं। उन्हें यकीन है कि वो अमीर हबीबुल्लाह खान की रजामंदी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब्दुल कादिर, शेखुल हिंद के बारे में क्या इत्तला है? हाँ, वो हिजाज पहुंच चुके और मौलाना सिंधी को भी इत्तला दे दी गई है कि वो हिजाज में तुर्की के गवर्नर गालिब पाशा से ऐलान जिहाद पर दस्तखत कराने में कामयाब हो गए। जिंदाबाद। वक्त और सारे सिलसिले हमारी ताईद में हैं। हमारी कामयाबी यकीनी है। अमीर नसरुल्लाह खान कब तक ऐलान जिहाद कर सकेंगे? इंशाअल्लाह बहुत जल्द। मौलाना सिंधी ने एक सिफारत तुर्की और जर्मनी के लिए रवाना की है। खलीफा और कैसरे जर्मनी से दरखास्त की है कि आप 60,000 के लश्कर से अफगानिस्तान की इमदाद के लिए तैयार हैं। उधर से जवाब मिलते ही अमीर नसरुल्लाह खान जिहाद का ऐलान कर देंगे। और तुम्हें पूरा यकीन है कि खलीफा और कैसर जर्मनी इस इमदाद के लिए तैयार हो जाएंगे? बेशक, बेयकीनी कोई वजह नहीं, क्योंकि तुर्की और जर्मनी अंग्रेजों के खिलाफ जंग में एक दूसरे के हलीफ हैं और इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से जिहाद का ऐलान उनके लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगा। तुम मौलाना सिंधी से मिले थे? हाँ, मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ और अभी तुम दोनों को मेरे साथ उनके पास चलना है। वो एक बहुत बड़ा काम तुम दोनों के सुपुर्द करना चाहते हैं। बहुत बड़ा काम? क्या काम है? कुछ बताओ तो सही। काम कुछ भी हो, हम हर काम के लिए तैयार हैं। शाबाश, तो फिर जल्दी से चलो, वो इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारे और मेरे दरमिया खुदा की ये मुकद्दस किताब है। इस पर हाथ रखकर तुम अहद करो कि तुम्हारे सुपुर्द जो काम किया जा रहा है तुम अपनी जान की भी परवाह नहीं करोगे और मुकम्मल राजदारी से काम लोगे। इंशाअल्लाह आप हमें हर आजमाइश में साबित कदम पाएंगे। शाबाश, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा सुनो, तुम्हें रेशमी रुमाल पर लिखे ये खतूत लेकर आज ही हिंदुस्तान के लिए रवाना होना है। सफ़र निहायत होशियारी से करना, खुद को बिला ज़रूरत ख़तरे में डालने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने को बचते बचाते हैदराबाद सिंध तक पहुँचाना। वहाँ तुम शेख अब्दुल रहीम सिंधी से मिलोगे और ये खतूत उन तक पहुँचा दोगे। वहाँ से वो शेखुल हिंद को हिजाज के लिए ये ख़त रवाना कर देंगे। अच्छा, अब खुदा का नाम लेकर तुम सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। तुम ऐसा करो कि इनके सफ़र का इंतज़ाम करो। बहुत बेहतर। आओ मेरे बच्चों, खुदा तुम्हारा निगहबान है। मेरे गले लग जाओ।
ये कौन लोग हैं? सरदार, कल जो काफिला हमारे हाथ आया था उसमें 2 हिंदुस्तानी भी थे। अच्छा अच्छा, फिर यहाँ क्यों लाया? छोड़ दो छोड़ दो। सरदार, हमें शुबह है कि ये लोग अंग्रेजों के जासूस हैं। अच्छा 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 अच्छा, फिर गोली मार। हम तो अंग्रेजों के दुश्मन है सरदार। अच्छा अच्छा, फिर तो तुम हमारा दोस्त है। हाथ मिलाओ ना। सरदार, ये झूठ भी बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, फिर मैंने कहा ना गोली मार। लेकिन सरदार, हम झूठ नहीं बोलते। फिर क्या बोलते हैं? हम सच बोलते हैं सरदार। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा बात है। छोड़ दो छोड़ दो। मगर सरदार, इनके सच का क्या सबूत है? जवाब, तुम्हारा सच का क्या सबूत है? सरदार, आपने शेखुल हिंद का नाम सुना है? वो शेखुल हिंद? हाँ, वो तो हमारा पीर और मुर्शिद। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? हम शेखुल हिंद के आदमी हैं सरदार। अच्छा अच्छा, फिर तो तुम हमारा मेहमान है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बैठो 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 बैठो। सरदार, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, हम अच्छे आदमी? तुम भी बहुत अच्छे आदमी। आज हमारे साथ खाना काम है? नहीं सरदार, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। जल्द से जल्द पेशावर पहुंचना है। पहले तुम हमारा खाना खाएगा, फिर हमारा आदमी तुम्हारे को लेकर पेशावर जाएगा। वहां तुम दवा परोश असलम खान से मिलना, वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा। दवा से फायदा नहीं हुआ? दवा खाई थी? जी। हैं? दिन में कितने मरतबा खाते हो? मुंह खोलो, जबान बाहर निकालो। तुम्हें बिल्कुल फायदा नहीं हुआ? जी। अच्छी बात है, तुम अभी वही दवा इस्तेमाल करो, समझे? 2-4 दिन के बाद फिर मैं तुम्हें दूसरी दवा दूंगा अगर तुम्हें फायदा ना हुआ। ठीक है जी। आपका नाम असलम खान है? जी हाँ, क्या बात है? आप कौन लोग हैं? हमें दरअसल आपसे तन्हाई में गुफ्तगू करनी। लेकिन आप कौन लोग हैं? हमें सरदार अब्दुल करीम ने आपके पास भेजा है। सरदार अब्दुल करीम? चलो मैं चल जाओ, फायदा हो जाएगा। जाओ। यहाँ खतरा है, आप सामने वाले खैबा खाने में चलकर जा बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छी बात, ठीक है। रास्ते में आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं असलम खान, ऐसे तो कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी दुकान जरा मुश्किल से मिली, हालांकि हम समझते थे कि बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अरे भाई, बड़ा आसान पता था। भाई किसी से भी पूछते असलम खान दवा फरोश कहाँ रहता है, सब बता देते, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, वैसे आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बस भाई गुजारा हो रहा है, बाल बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, बस ठीक ठाक चल रहा है। मगर आपने मेरी दुकान पर आकर गलती की है। यहाँ अक्सर सरदार अब्दुल करीम के लोग आते रहते हैं, जिसकी वजह से खुफिया पुलिस के लोग मेरी दुकान के आसपास मौजूद रहते हैं। आप लोगों पर किसी को शक हो गया तो आप लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर हमें तो सिर्फ एक रात यहाँ बसर करनी है, कल सुबह तक हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं आप लोगों के ठहरने का इंतजाम तो कर दूंगा, लेकिन आप किसी मुसीबत में पड़ गए तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। अल्लाह मालिक है असलम खान, रात किसी तरह गुजर ही जाएगी। हमें इत्तला मिली है कि तुम काबुल से कोई खुफिया पैगाम लेकर जा रहे हो। आपकी इत्तला गलत है, हम मुसाफिर हैं और अपने वतन वापस जा रहे हैं। झूठ मत बोलो, हमारी इत्तला गलत नहीं हो सकती। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारा किसी पैगाम से कोई ताल्लुक नहीं। खामोश! मैं इनकार के बजाय इकरार सुनना चाहता हूँ। हम सच कह रहे हैं जनाब, हम काबुल मुलाजमत के लिए गए थे और नाकाम होकर वापस जा रहे हैं। बकवास मत करो, वरना मैं सच उगलवाने के लिए दूसरे तरीके भी जानता हूं। अच्छी बात है, आप अगर सच सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए, मैं आपको ठीक ठीक बता देता हूं। मजबूरी है कामरान, बताना ही पड़ेगा। तुम अपने अहद से गद्दारी कर रहे हो। जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है कामरान। हम शेखुल हिंद के आदमी हैं। अब्दुल हक, हमें मौलाना सिंधी ने काबुल बुलाया था, मगर वहां अमीर नसरुल्लाह खान ने
मौलाना सिंधी की मदद करने से इनकार कर दिया। अब्रक! और पूरा मंसूबा नाकाम हो चुका है। क्या तुम ठीक कह रहे हो? हाँ, अमीर नसरुल्लाह खान ने मौलाना सिंधी को गिरफ्तार कर लिया और हम अपने साथियों को बताने जा रहे हैं कि काबुल की साजिश नाकाम हो चुकी। नाकाम? ठीक है, ये बहुत अहम खबरें हैं। मैं तुम्हें रंजीत साहब बहादुर से मिलाऊंगा। अगर तुम्हारी ये खबरें ठीक निकली तो तुम्हें बहुत सा इनाम दिया जाएगा। तुम दोनों आज रात यही ठहरोगे। कल सुबह मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। कामरान, क्या तुम समझते थे कि मैं अपने खुदा से बदअहदी करूंगा? अब्दुल, मेरे भाई, लो निकट, दवा पी लो। पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। जानता हूं तुम सिर्फ मां बनकर सोच रही हो, मगर ये सिर्फ एक तुम्हारा मसला नहीं है बेगम। तुम्हें मालूम है कामरान क्यों चला गया? कामरान इसलिए चला गया कि हम सब हालात के जबर का शिकार हैं बेगम। तारीख ने हमें एक आजमाइश के लम्हे में पैदा किया और इस लम्हे के तकाजों को पूरा करना हमारा मुकद्दर है बेगम। कामरान इसलिए चला गया कि हजारों नौजवान ये महसूस करते हैं कि वक्त ने उन पर जो जिम्मेदारी डाली है उसे उन्हें हर कीमत पे पूरा करना है, हर कीमत पे बेगम। ये किसी एक माँ, किसी एक बेटे का मसला नहीं है बेगम, ये हजारों माँ और हजारों बेटों का मसला है बेगम। वक्त के तकाजों को पूरा करने के लिए इंसानों को कुर्बानी देनी ही पड़ती है बेगम। कुर्बानी, कुर्बानी, ऐसे कुर्बानी से क्या फायदा जिनका हासिल सिवाय मायूसी और दुख के और कुछ ना निकले। और फिर हर कुर्बानी एक नई कुर्बानी का दरवाजा खोलती है। नहीं, 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 ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। एक ना एक दिन इनका नतीजा जरूर जाहिर होगा। लेकिन कब? जब ना जाने कितनी माओ की कोख उजड़ चुकी होगी और ना जाने कितनी सुहागनों का सुहाग मिट्टी में मिल चुका होगा। इंतजार करो बेगम, इंतजार करो उस वक्त का सब्र के साथ, सब्र के साथ। बेगम साहब, बेगम साहब, कामरान भैया आ गए। तो क्या कह रहे हैं? कामरान आ गया? कामरान, मेरे बच्चे। कामरान, मेरे बच्चे, तो कहाँ चला गया था? अच्छा, अब तुम आराम करो, बहुत थक गए होगे। बाकी बातें कल सुबह होंगी। जी बहुत अच्छे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप क्यों चले गए थे, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको मुझे बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर था। अगर आप मुझे बता देते
तो मैं आपको रोक तो ना लेती। मुनव्वर, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख है कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। नहीं नहीं मुनव्वर, ऐसा ना कहो। मुझे यकीन है कि वो ज्यादा देर मेरे पास नहीं रुकेगा। और मुझे इस बात पर हैरत है कि वो आपके पास आ कैसे गया। लेकिन कभी कभी शिकार के खून में ऐसी कमजोरी पैदा हो जाती है खान बहादुर साहब कि वो खुद शिकारी की तरफ दौड़ता है। आइए मेरे साथ। तो क्या आप तनहा चलेंगे? जी नहीं, मेरे आदमी मेरे साथ होंगे। तो सब हो गया, पुलिस आ गई है। पुलिस? हाँ। तुम्हारा अंदेशा ठीक था मुनव्वर। अब क्या होगा? कुछ कीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम 1 मिनट ठहरो। मुनव्वर, तुम मेरी एक अमानत अपने पास रख सकते हो? ये रेशमी रुमाल? हाँ, ये रेशमी रुमाल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, क्योंकि इसमें मेरा ईमान लिखा हुआ है। मुनव्वर, वादा करो कि तुम इसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करोगी। ओहो, मैं अगर छूट गया तो तुमसे इसे वापस ले लूंगा, वरना तुम इसे जाहिर कर दो। अब्दुल्ला बेटे, अब्दुल्ला बेटे, इंस्पेक्टर दिलीप तुम्हें लेने आए। इन्हें तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। ले गए? ले गए मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को। वो उस पे जुल्म करेंगे। मुझे मार दो, मेरा गला घोट दो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। जुल्म करेंगे, मार देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मुझे ब्रैकेट ले आइए ना। आप चुप क्यों खड़े? आप जवाब क्यों नहीं देते? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं मुनव्वर हूँ, खान बहादुर रबनवाज की बेटी। खान बहादुर जी? अच्छा, तो तुम ही मुनव्वर हो। बेटे, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। घबराइए नहीं, अल्लाह से उम्मीद रखिए। अल्लाह बड़ा कारसाज है। हाँ बेटी। मैं आपके पास एक काम से आई हूँ। अब्दुल हक की एक अमानत मेरे पास है। मेरे घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती हूँ। मुझे पहचान से डर लगता है, इसीलिए मैं आपके पास इसे ले आई हूँ। आप इसे हिफाजत से अपने पास रख सकती हैं। ये रेशमी रुमाल? हाँ, ये वही रेशमी रुमाल है जिसकी तलाश में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आप इसे अपने पास रख लीजिए, लेकिन देखिए खुदा के लिए इसका पता ना किसी को चलने पाए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। रेशमी रुमाल, वो उसे छोड़ देंगे, उसे छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इसकी नौबत भी नहीं आएगी। कम से कम अब्दुल हक मेरी किसी बात से इनकार नहीं कर सकेगा। मेरा ख्याल है आप बात तो करके देखिए। हाँ, ये ठीक है। आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। मैं पहले कामरान को भेजता हूं। तो बेटे कामरान, क्या हाल है तुम्हारा? जी खुदा का शुक्र। पुलिस ने खुदा न खास्ता तुम लोगों पर कोई सख्ती तो नहीं की? अभी तक तो ऐसी कोई नौबत नहीं है। इंस्पेक्टर दिलीप से मेरे ताल्लुकात हैं, वो की मदद करनी चाहिए, ड्यूटी पर कोई असर पड़े। मुख्तसर अल्फाज में बताइए खान बहादुर साहब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिर्फ एक मामूली सी बात। तुम्हें इंस्पेक्टर दिलीप को बताना पड़ेगा
कि उबैदुल्ला सिंधी और उनके साथी काबुल में क्या कर रहे हैं, हुकूमत बरतानिया के खिलाफ उनका मंसूबा क्या है और उनके गिरोह के लोग किन किन कामों पर मामूर हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात। हाँ, और वो ये कि वो कौन से काम हैं जो तुम दोनों के सुपुर्द किए गए हैं। कितनी मामूली सी बात है। और अगर इन बातों का मैं जवाब दे दूं तो इंस्पेक्टर दिलीप जो हमारी मदद करना चाहते हैं हमें रिहा करा देंगे। यही कहना चाहते हो ना खान बहादुर साहब? शायद आपको एहसास नहीं, आप मुझे गद्दारी का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन बेटे ये बातें किसी को बताई नहीं जाएंगी। गद्दारी छुपा कर की जाए तो क्या उसे गद्दारी नहीं कहते? इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करो बेटे, ये गद्दारी नहीं सिर्फ मसलहत का तकाजा है। मसलहत? मसलहत? आप जैसे लोग कौम की मफाद से गद्दारी करके दूसरों को भी गद्दारी का सबक पढ़ाते हैं, ये एक मसलहत है। ये एक मसलहत है। मसलहत तो बुजदिली और रयाकारी का एक खूबसूरत सा नाम है। मैं ऐसी हर मसलहत को मानने से इनकार करता हूं। सोच लो बेटे, ये मौका बार बार नहीं आएगा। तुम इस मौके से फायदा ना उठाकर गलती कर रहे हो। मेरा इनकार अगर गलती है तो मैं ये गलती कयामत तक दोहराता रहूंगा। सुन लिया आपने? जाइए इंस्पेक्टर दिलीप से कह दीजिए उनकी हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन उन्होंने मौलाना सिंधी के साथियों के किरदार का अंदाजा लगाने में बड़ी गलती की है। इंस्पेक्टर साहब, आपने कामरान का जवाब सुन लिया? जी हाँ, मजबूरी है, मजबूरी है खान बहादुर साहब। इन्हें बंद कर दो और अब्दुल्ला को भेज दो। नौजवान, खान बहादुर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पुलिस पत्थरों से भी उनके राज उगलवाने के तरीके जानती है। खान बहादुर साहब से तुम्हारे ताल्लुक की वजह से मैंने तुम्हें इनसे बात करने का मौका दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश करोगे। बेटे, सिर्फ तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हारी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए। मुझे अफसोस है, मगर आपको यहां नहीं आना चाहिए था। बेटे, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं तुम्हें किस तरह इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मगर अफसोस मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं। बेटे, इंस्पेक्टर दिलीप को बता दो कि तुम काबुल किस लिए गए थे और फिर किस लिए वापस आए हो। यह नामुमकिन है। खान बहादुर साहब। कौन? बेटी निगहत, आओ आओ। आप हवालात गए थे, क्या हुआ? उम्मीद लेकर गया था, मायूस वापस आया हूं। मेरे कामरान को छुड़ा लीजिए खान बहादुर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। खान बहादुर साहब, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। काश वो कुछ बताने के लिए तैयार हो जाते। इंस्पेक्टर दिलीप कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ एक शर्त पर वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। उबैदुल्ला सिंधी के बारे में अगर कुछ बता दिया जाए तो वो कामरान और अब्दुल हक दोनों को छोड़ देंगे। आपको पूरा यकीन है वो उन्हें छोड़ देंगे? हाँ, इंस्पेक्टर दिलीप ने मुझसे वादा किया था। खान बहादुर साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे तो मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। बेटी, इंस्पेक्टर दिलीप की शर्त पूरी किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चे के लिए हर शर्त पूरी करूंगी। यह है वो रेशमी रुमाल। यह रेशमी रुमाल आपकी हर शर्त को पूरा करता है। खान बहादुर साहब, मेरी रिहाई कैसे मुमकिन हुई? खुदा का शुक्र अदा करो बेटे, तुम बहुत बड़ी आजमाइश से बचे हो। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? बेटे, हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। मेरे लिए यही काफी है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही खान बहादुर साहब। बेटे, जब खुदा मेहरबान होता है तो गैब से मदद के सामान हो ही जाते हैं। अच्छा तुम बैठो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है।
मुनव्वर, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी रिहाई कैसे मुमकिन हुई। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, वो जब मेहरबान होता है तो सब काम आसान हो जाते हैं। हाँ। मुनव्वर जी, मेरी अमानत तो तुम्हारे पास है ना? जी। क्या बात है, तुम जवाब क्यों नहीं देती? जी वो मेरा मतलब है। जल्दी बताओ। घबराइए नहीं, वो महफूज है। महफूज है तो फिर कहाँ है भाई? मैं भी आपको सब कुछ बता देती हूँ। तो बताओ ना, कहाँ है वो? आप तो बेकार परेशान हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो रेशमी रुमाल मुझे दो। घर में खतरा था, मैंने आपकी अमानत कामरान की अम्मी के पास रखवा दी है। कामरान की अम्मी के पास? खान बहादुर साहब ने वाकई बहुत बड़ा काम किया। मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। अम्मी, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खान बहादुर साहब ने वाकई हमारी बड़ी मदद की। हाँ। अच्छा भाई बेगम, मैं खान बहादुर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लेकिन देखिए जरा जल्दी आइए।